नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के बारे में। तो जैसे ही आपको मालूम है, हर एक कंट्री में डेवलपमेंट के अंडर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, जैसे कि बहुत सारे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स या बिल्डिंग्स। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज में एक्सपांशन हो रहा है या फिर नए इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, या फिर जो ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है ट्रैफिक कम करने के लिए, या फिर जो रोड कंस्ट्रक्शन से उसमें। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है जहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। तो नॉर्मली जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या बंगलो कंस्ट्रक्शन, रो हाउसेस कंस्ट्रक्शन, अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन, ये मेनली कंस्ट्रक्शन आपको एज अ जनरल पर्सन या कॉमन पर्सन मालूम होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे हाईवे ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन होता है, या फिर कोई कंपनी का स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन होता है, या फिर कोई स्पेसिफिक इंजीनियरिंग के ओरिएंटेड भी कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के ओरिएंटेड आपको सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सेफ्टी फिलॉसफी क्या है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, तो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेन जो ओनर रहता है या प्रोप्राइटर रहता है या फिर जो पार्टनर रहता है, उसके अलावा जो वो पर्टिकुलर साइट का जो मैनेजर रहेगा, वो साइट का मैनेजर, और उसके अलावा उसमें अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है तो कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है। डिपेंड्स है कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, उसके बेसिस पे ये अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ पे जो भी सेफ्टी एक्टिविटीज है, ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम प्लांट की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, प्रोडक्शन या कहीं पर भी जाओ, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सेफ्टी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पर्टिकुलर सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी आप एक्सीडेंट्स अवॉइड कर पाए। तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज जो है, ये इंटीग्रल पार्ट होता है। जैसे कि आप अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे तो आपको पता रहता है कि कहीं से व्हीकल इन होता है, फिर जो व्हीकल्स है वो कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स अलग तरीके से होते हैं, वो मैक्सिमम हेवी व्हीकल्स होते हैं। यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स भी होते हैं, या फिर वहां पे कुछ मटेरियल भी होता है। तो ये सब एक्टिविटीज एट ए टाइम चालू होती है कि कहीं से व्हीकल आ रहा है, कहीं से कहीं पे लोडिंग या अनलोडिंग एक्टिविटी चालू है, कहीं पे आपको मटेरियल स्टैक करना है, कहीं पे आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एक्चुअली इन्वॉल्व है, कहीं पे आपको क्रेन्स या हॉइस्ट की जरूरत होती है, कहीं पे आपको वर्क एट हाइट की जरूरत होती है। बहुत सारे एक्टिविटीज एट ए टाइम चालू होती है और ये सब लिंक होती है, इसीलिए इसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज कनेक्टेड एक्टिविटीज होती है, इसीलिए हर एक एक्टिविटी में सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट दूसरे एक्टिविटीज पे होने वाला रहता है। तो इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ठीक तरह से प्लानिंग करना चाहिए कि आज का डे का फुल डे का टारगेट क्या है, वीक का टारगेट क्या है, मंथ का टारगेट क्या है, या फिर आपके टोटल ईयर का प्लानिंग क्या है। तो हर एक ईयर का प्लानिंग जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका कि ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फिर ये पर्टिकुलर स्टेज पे ये कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, उस हिसाब से आपको हर एक दिन का आपको प्लानिंग करना चाहिए। और फिर उस हिसाब से मैनेजर्स, इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर की जो एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज डिवाइड हो जाएगी। तो आपको हर एक से डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो उनको पूछना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज है, वो जो एक्टिविटीज असाइन की गई है, उसमें आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें आपको इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, या फिर टूल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, या फिर पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, या फिर पर्टिकुलर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। ये सभी ट्रेनिंग या जो इक्विपमेंट्स या मटेरियल की रिक्वायरमेंट, ये आपको क्लियर करना चाहिए। उसके अलावा जो भी आपको उसको प्रोवाइड करना है, और उसके बाद में भी अगर आपको कुछ एडवाइसेस देने हैं, कुछ सजेशंस देने हैं, या कुछ स्पेसिफिक टास्क आपको उनको बतानी है, तो वो आपको बताना चाहिए। क्योंकि
हर एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलग होगी, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक एक्टिविटी अलग से होगी, ब्रिज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलग होगी, एक्सकैवेशन वर्क अलग होगा, या फिर बिल्डिंग का डिमोलिशन वर्क वो अलग होगा। हर एक एक्टिविटी के हर एक प्रिकॉशनरी मेजर्स अलग अलग होंगे। तो आपको प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर एडवाइसेस, सजेशंस एक्सपीरियंस बेसिस पे अगर आप देंगे तो उस हिसाब से आपके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के जो एक्सीडेंट्स है वो मिनिमाइज हो जाएंगे, या फिर जो हजार्ड्स हो सकते हैं वो मिनिमाइज हो सकते हैं। तो इसमें आपको सेफ्टी इंश्योर करना है, तो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन के लिए आपको वर्कआउट करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हर एक पर्सन वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और उसको मालूम होना चाहिए कि आपको एग्जैक्ट एक्टिविटी किस सीक्वेंस से करनी है, या फिर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगी या सेफ्टी प्रोसीजर्स होंगी वो कैसे फॉलो करना। अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में आप देखेंगे तो वर्क परमिट सिस्टम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे नॉर्मली आपको परमिट सिस्टम्स मालूम होता है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अगर एक्टिविटी चालू है तो वहां पे अगर आपका वर्किंग एट हाइट प्रोसेस है तो आपको वर्क परमिट सिस्टम्स फॉलो करनी होगी, या फिर आप कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं, जैसे कहीं पे कुछ पाइपलाइंस का काम चल रहा है और पाइपलाइन में आपको कुछ काम करना है, या फिर एक्सकैवेशन एक्टिविटी है, या फिर कहीं पे पर्टिकुलर डेप्थ पे ड्रिलिंग एक्टिविटी है, या फिर प्लिंथ के लिए जो प्रिपरेशन रहता है वो एक्टिविटी है। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है जहां पे इसको हम हजार्डस वर्क कहते हैं। तो ये हजार्डस वर्क अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेना चाहिए, और वो जो परमिशन देने वाला पर्सन होगा वो एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंट पर्सन रहेगा, वो सिस्टम थ्रू ही आपको पास होना चाहिए। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन में अगर एक्सीडेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, या फिर नियर मिस होते हैं, तो ये हर एक एक्सीडेंट को आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस भी करना चाहिए। क्योंकि जब आप एक्सीडेंट्स का डिटेल एनालिसिस करेंगे तो ये एक्सीडेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको मेन काम करना चाहिए। क्योंकि एक्सीडेंट्स तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अभी यही सेम और सिमिलर एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, उसके लिए मेनली आपको काम करना है। और इसीलिए आपको ये रिकॉर्ड्स कीप करना है, रिपोर्टिंग करना है और उसका इन्वेस्टिगेशन करना है। मेनली आपको जो एक्सीडेंट का कॉज है उस पे फोकस करना है, और वो कॉज को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं आप, या जो हजार्ड है उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, उस पे ध्यान देना है। अभी ये जो प्रैक्टिसेस है जो हम बात कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिसेस के लिए आप कुछ स्टैंडर्ड्स रेफर कर सकते हैं, कुछ कोड्स यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ स्टैट्यूटरी जो प्रोविजंस है वो भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे अभी नेशनल लेवल पे कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस अलग हो सकती हैं, जैसे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड एक्ट एंड रूल है, या फिर अगर आपको ओसा स्टैंडर्ड्स है तो ओसा स्टैंडर्ड्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको नेशनल बिल्डिंग कोड रेफर करना है और वो फॉलो करना है तो वो एनबीसी कोड भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस है जहां पे हर एक एक्टिविटी का डिटेलिंग दिया है, तो ये आपको रेफर करना चाहिए। और उसके बाद में जहां पे आपके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको वो वर्कआउट करना चाहिए और उसी हिसाब से आपको प्लानिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ सेफ्टी मैनुअल्स भी आप बना सकते हैं, जैसे कि अगर आपके एक्टिविटीज में आपकी एक्सकैवेशन एक्टिविटी मेन है तो आपको एक्सकैवेशन एक्टिविटी किस सीक्वेंस से करनी चाहिए, कौन से इक्विपमेंट यूज करने चाहिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने चाहिए, और जो डूज एंड डोंट्स रहते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सभी बातें आपको सेफ्टी मैनुअल में वर्कआउट करनी चाहिए। और वो मैनुअल जो भी एक्सकैवेशन एक्टिविटीज में पर्सन इन्वॉल्व होगा उसके थ्रू जाना चाहिए। तो हर एक वर्कर या कॉन्ट्रैक्टर या सुपरवाइजर या हर एक पर्सन को ये मैनुअल में एग्जैक्टली क्या दिया है, जो सेफ्टी गाइडलाइंस क्या दी गई है वो मालूम होना चाहिए, और वो एक्चुअली फॉलो होती है या नहीं ये सुपरवाइजर देखेगा, या फिर जो ऑफिसर्स वहां पे रहेंगे या फिर सेफ्टी ऑफिसर रहेगा वो यहाँ पे वो क्रॉस चेक करेगा कि ये जो हमने मैनुअल प्रिपेयर किया है जो स्टैंडर्ड्स या कोड्स या स्टैट्यूटरी प्रोविजन के हिसाब से वही प्रैक्टिसेस फॉलो होती है या नहीं। अगर वो फॉलो नहीं होती है तो आपको वही पॉइंट पे वो बताना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्टर वो या फिर जो वर्कर रहेगा उसको, और फिर वो करेक्टिव एक्शंस लेके ही आपको फिर से चेक करना चाहिए कि जो अभी करेक्शन बताए थे उस हिसाब से ये प्रैक्टिस होती है। तो इस हिसाब से अगर आप करते जाएंगे तो हर एक पॉइंट पे जो भी लूप होल्स होंगे या नेगेटिव पॉइंट्स रहेंगे वो करेक्ट हो सकते हैं, और उसमें से आपको हजार्ड्स और एक्सीडेंट के चांसेस मिनिमाइज कर सकते हैं।
तो ये मेनली सेफ्टी फिलोसॉफी थी। अभी ये सिंपल एक डायग्राम या पिक्चर है जिसमें से आपको पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज हो रही है, और ये एक्टिविटीज में चाहे वो नॉर्मल एक्टिविटी हो, वर्किंग एट हाइट हो, या फिर अलग अलग कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड या फिर फैब्रिकेशन ओरिएंटेड एक्टिविटीज होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे ये बहुत सारे एक्टिविटीज यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आपको हजार्ड्स आइडेंटिफाई करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और उसके बाद में फिर इसका हजार्ड्स का जो सीवियरिटी है वो कैसे मिनिमाइज करते हैं या फिर उसको कैसे रिप्लेस करते हैं उसके बारे में आपको सोचना है। जैसे यहाँ पे आपको पता चलता है कि यहाँ जो लैडर्स यूज की गई है ये गलत तरीके से यूज की है। यहाँ पे क्राउलिंग बोर्ड्स या फिर जो भी आपके जो स्कैफोल्डिंग है वो यूज करने चाहिए थे, या फिर यहाँ पे जो वर्किंग एट हाइट का वर्क चल रहा है तो ये कोई यहाँ पे सेफ्टी हार्नेस यहाँ पे इन्होंने नहीं पहना है, और यहाँ पे बैरिकेड्स भी जो है वो इनसफिशियंट है और सफिशियंट हाइट पे भी नहीं है, ये भी यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। उसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वर्किंग जो कर रहा है ये हाइट पे ये टू क्लोज टू पावर लाइन्स, यहाँ पे ये पावर लाइन आपको दिखाई देती है, तो ये पावर लाइन के बहुत ही क्लोज यहाँ पे सेफ डिस्टेंस जो रखना चाहिए वो मिनिमम डिस्टेंस ना रखते हुए वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कभी भी इम्बैलेंस होके ये पावर लाइन्स को टच हो सकता है। या फिर आप ये अगर कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो अटेंडेंट रहेगा वो, और उसके अलावा जो वेंटिलेशन प्रोसेस के लिए या फिर इल्यूमिनेशन के लिए जो भी प्रोसेसेस होनी चाहिए वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही। उसके अलावा जो टूल्स यूज किए जाते हैं तो ग्राउंड पे भी ये अलग अलग टूल्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ मैनुअल टूल्स है, कुछ हैंड टूल्स है या पावर टूल्स है, तो ये भी प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हो रहे हैं। या फिर जो वेल्डिंग की प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे उसके साथ ही जो पीपीज यूज करना चाहिए, ये पीपीज यहाँ पे यूज नहीं किए, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मली ग्लासेस यूज होते हैं, मास्क यूज होते हैं, एप्रॉन्स यूज होते हैं, तो ये यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी कटिंग और ग्राइंडिंग की प्रोसेस हो रही है या वेल्डिंग की प्रोसेस हो रही है, या फिर जो भी यहाँ पे अलग अलग प्रैक्टिसेस हो रही है, ये बहुत सारे प्रैक्टिसेस आपको दिखाई देते हैं कि ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस है और यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो आप जो भी साइट पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे या एक्सपेंशन वर्क पे, तो हर एक साइट पे आपको ऐसे अलग अलग हजार्ड्स आइडेंटिफाई करना चाहिए, और उसके बेसिस पे आपको उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स यहाँ पे रखने चाहिए, और उस हिसाब से जो भी एक्सीडेंट होने के चांसेस है वो मिनिमाइज हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको पता चल रहा है कि ये वर्किंग एट हाइट है, लेकिन यहाँ पे कोई बैरिकेड्स या रेलिंग्स जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, या फिर जो सेफ्टी हार्नेस यूज करना चाहिए वो सेफ्टी हार्नेसेस नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वायर्स है जो अलग अलग एक्टिविटीज में यूज हो रहे हैं और वो बीच में ही रखे हैं। उसके अलावा जो हेवी लोड है यहाँ पे वो पर्सन कैरी कर रहा है, और उसका जो गेस्चर और पोस्चर जो बताया जाता है उस हिसाब से नहीं है। उसके अलावा ये बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है, यहाँ पर ड्रिलिंग एक्टिविटीज भी है या फिर मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज है, मटेरियल कैरिंग भी है, एक्सकैवेटर भी यूज होता है या एक्सकैवेशन एक्टिविटीज भी चालू है। तो ये बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है जहाँ पे आपको अलग अलग हजार्ड्स आइडेंटिफाई करना चाहिए, और सिर्फ आइडेंटिफाई करके कुछ मतलब नहीं है, तो आपको उसको करेक्ट करना चाहिए। जैसे अभी ये पर्सन है तो इसको सेफ्टी हार्नेस के अलावा उसको परमिट ही नहीं करना चाहिए, या फिर जो यहाँ पे हेवी लोड यहाँ पे रखा है ये हेवी लोड की परमिशन यहाँ पे नहीं चाहिए, या फिर जब ये काम करेगा जैसे कि यहाँ पे कटिंग मशीनरी यूज किए है, उसका वायर यूज किया है, तो ये भी आपको ठीक तरीके से जब तक वो यूज नहीं करता तब तक उसको परमिशन ही नहीं देना चाहिए। तो ये सुपरवाइजर सेफ्टी ऑफिसर्स का ये काम है कि जो भी आपकी साइट रहेगी ये अलग अलग हजार्ड्स आइडेंटिफाई करके उसको करेक्टिव मेजर्स या फिर जो सेफ्टी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करने के लिए फोर्स किया जाए। तो ये ऐसे बहुत सारे अलग अलग आप सिचुएशंस ले सकते हैं जहां पे आपको हजार्ड्स यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेवी मशीनरीज बहुत सारी यूज होती है, तो अगर आपका प्रोजेक्ट साइट बहुत बड़ा है या फिर प्रोजेक्ट बड़ा है तो वहां पे कम टाइम में कंप्लीट करने के लिए बुलडोजर्स या एक्सकैवेटर्स या फिर कंक्रीट मिक्सर्स या फिर और बहुत सारे हेवी मशीनरीज यहाँ पे यूज करनी पड़ते हैं, और बहुत सारे एक्टिविटीज एट ए टाइम यहाँ पे हो सकती हैं।
तो कंस्ट्रक्शन साइट पे मेनली जो हजार्ड्स यहाँ पे आइडेंटिफाई होते हैं तो उसमें है फॉल ऑफ पर्सन। तो इसमें सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट्स या फैटलिटीज होती है वो फॉल ऑफ पर्सन से होती है। तो इसीलिए आपको सेफ्टी हार्नेसेस और वर्किंग हाइट की जो परमिशन है उसको फॉलो करना जरूरी है। या फिर जो स्कैफोल्डिंग है वो अगर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी या फिर उसमें जो लॉकिंग अरेंजमेंट होती है वो अगर अच्छी नहीं होगी या फिर जो रेलिंग अरेंजमेंट होती है वो अगर अच्छी नहीं होती है तो यहाँ पे स्कैफोल्ड कोलैप्स होने के भी चांसेस बहुत सारी जगह होते हैं। और जो स्टैटिस्टिकल डेटा कहता है तो फॉल ऑफ पर्सन के बाद स्कैफोल्ड कोलैप्सिंग का भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अभी जो कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है जिसकी वजह से यहाँ पे फायर होने के चांसेस है। तो फायर हजार्ड भी यहाँ पे पॉसिबल है, जैसे कि यहाँ पे वेल्डिंग कहीं जगह होती है या फिर गैस कटिंग ऑपरेशन होता है, कहीं लोग स्मोकिंग भी करते हैं, कुछ गैस सिलेंडर्स भी यूज होते हैं, या फिर जो वुडन मटेरियल है जिसको हम कहेंगे कि कंबस्टिबल मटेरियल, यहाँ पे आग लगने के चांसेस है। या फिर जो रबिश मटेरियल होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, कहीं जगह आपको पेंट्स या थिनर्स भी यूज करना पड़ते हैं। तो ये ऐसे केमिकल्स है जो हाईली फ्लेमेबल कैटेगरीज में आते हैं। और उसके अलावा जो टेम्पररी शेड्स होते हैं वो टेम्पररी शेड्स में भी यहाँ पे आग लगने के चांसेस है। तो बहुत सारे अगर यहाँ पे कंबस्टिबल मटेरियल अवेलेबल होंगे और यहाँ पे इग्निशन का सोर्स अगर अवेलेबल होगा तो वहां पे चांसेस होंगे कि यहाँ पे फायर टनल कंप्लीट होने के बाद फायर कैच हो जाए। उसके अलावा आप बहुत सारे पावर टूल्स यूज करते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पे कटिंग मशीनरीज है या फिर ग्राइंडिंग मशीनरीज है या फिर कुछ इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग भी यहाँ पे हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल टूल्स आपको यूज करना पड़ता है या फिर इक्विपमेंट यूज करना पड़ता है जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स भी होता है। उसके अलावा अगर आपको वर्किंग एट हाइट पे काम है या फिर कोई पर्टिकुलर कुछ रिपेयरिंग या मेंटेनेंस का काम है और जो हाइट पे है तो पावर लाइंस की वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हजार्ड का इश्यू होता है। उसके अलावा होता है ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने बताया था कि अगर आपके प्रोजेक्ट बहुत बड़े हैं तो वहां पे बहुत सारे व्हीकल्स इन और आउट होते रहते हैं, यानी कि लोडिंग और अनलोडिंग एक्टिविटीज कंटिन्यू चालू रहती है। जैसे कि अगर जो भी मटेरियल आपको लगता है, जैसे नॉर्मली यहाँ पे आपको कंक्रीट लगता है या फिर आपको सीमेंट लगता है, सैंड लगती है, या फिर जो स्टोन्स लगते हैं या फिर जो स्टील कंस्ट्रक्शन रॉड्स लगते हैं या फिर जो वुडन पैलेट्स रहते हैं वो वुडन के कुछ मटेरियल लगते हैं, या फिर आपको यहाँ पे क्लीनिंग एक्टिविटीज के लिए कुछ थिनर्स लगते हैं, पेंट्स लगते हैं। तो बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो कंटिन्यू यहाँ पे आपको डिमांड के हिसाब से या स्टेज वाइज आपको चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स यहाँ पे आते होंगे, इस हिसाब से आपको जो भी यहाँ पे व्हीकल्स को ड्राइव करने वाले जो ड्राइवर है वो ट्रेन ड्राइवर होने चाहिए। यहाँ पे अगर ये अनट्रेन ड्राइवर होंगे स्पेशली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। अगर यहाँ पे व्हीकल्स की मूवमेंट ज्यादा होगी तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक रूल भी आपको कंपलसरी ओबे करना चाहिए, क्योंकि अगर सिंगल व्हीकल होगा तो आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे 2 या 3 व्हीकल वो भी हेवी इक्विपमेंट्स वाले व्हीकल आते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक रूल ओबे करना नेसेसरी है और उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको कोई अटेंडेंट रखना चाहिए। जब भी आपका व्हीकल रिवर्स आता है तो स्पेशली रिवर्स होते टाइम जो भी सिग्नलिंग एक्टिविटीज है वहां पे उसको लैंप्स की अरेंजमेंट भी होती है, मिरर अरेंजमेंट भी होती है और उसको सपोर्ट करने वाला कोई सिग्नलर भी वहां पे जो ट्रेन सिग्नलर होता है वो भी हो सकता है। तो वो सब यूज करके अगर आप व्हीकल्स का जो एक्टिविटी है, व्हीकल्स की जो इन एंड आउट की प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस यहाँ पे कम हो सकते हैं। जो भी आपको स्पीड लिमिट दिया है उसी को फॉलो करना चाहिए। जहां पे स्पीड ब्रेकर्स दिए हैं तो ये स्पीड कम करने के लिए ही ये क्लियर कट बताया है, या फिर अगर आपके यहाँ पे अगर स्लोप है या फिर कोई फ्रिक्शन लेस कोई सरफेसेस वहां पे तैयार हो चुके हैं तो वहां पर भी आपको ब्रेक्स की अरेंजमेंट ठीक से करनी चाहिए। और जहां पे अगर आपको नाइट एक्टिविटी करना पड़ती है तो वहां पे लाइटिंग प्रोविजन की जरूरत होती है। तो बहुत सारी जगह डे लाइट होता है और डे लाइट में मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है, लेकिन अगर आपने परमिशन ली है और आपके यहाँ पे सफिशिएंट लाइट अरेंजमेंट होती है तो भी आप नाइट एक्टिविटीज कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक प्रोविजन या परमिशन के बाद ही पॉसिबल है।
तो ये ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो एक्सीडेंट्स है उनको मिनिमाइज करने के लिए आपको ये प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। उसके अलावा जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो जैसे अभी हमने बात की थी कि वो पिक्चर में आपने देखा था कि सेफ्टी हार्नेस अगर आपने वर्किंग एट हाइट पे नहीं पहना है तो यहाँ पे फॉल ऑफ पर्सन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सेफ्टी हार्नेस, सेफ्टी हेलमेट्स, सेफ्टी शूज, हैंड ग्लोव्स या सेफ्टी बेल्ट्स या रेस्पिरेटर्स अरेंजमेंट, या फिर कहीं पे एयरलाइन रेस्पिरेटर अरेंजमेंट हो सकती है, कहीं पे सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग apparatus की अरेंजमेंट हो सकती है, या फिर कहीं पे ग्लासेस कंपलसरी यूज करना पड़ता है। तो ये एक्टिविटी पे डिपेंड होगा। जैसे कि हमने बताया था कि अगर वेल्डिंग एक्टिविटी है तो आपको कंपलसरी एप्रॉन, शूज और ग्लासेस यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो वेल्डिंग की वजह से जो हजार्ड्स वहां पे जनरेट होते हैं वो मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको एंटर करना है तो कंपलसरी आपको हेलमेट पहनना ही चाहिए, क्योंकि कहीं पर से आप स्लिप हो सकते हैं या फिर कहीं से टूल्स वहां पे गिरने के चांसेस होते हैं, और इसीलिए बहुत सारी जगह आपको कुछ जो हेलमेट्स है वो कंपलसरी है। उसके अलावा वहां पे कुछ नेल्स हो सकते हैं या फिर कुछ वुडन पैलेट्स होंगे जहाँ पे कुछ जो कटिंग एजेस हो सकते हैं या शार्प एजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पैर को प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए कंपलसरी आपको सेफ्टी शूज भी पहनना चाहिए। अगर आप ये मटेरियल हैंडल करते होंगे तो आपको कंपलसरी ग्लोव्स पहनना चाहिए। तो ये डिपेंड्स है कि आप कौन सा मटेरियल हैंडल करते हैं, उस हिसाब से वो ग्लोव्स का रिक्वायरमेंट होगा। और जहां पे कन्फाइन स्पेसेस होंगे तो कन्फाइन स्पेसेस के लिए आपको वेंटिलेशन प्रोविजन या फिर ट्राइपॉड स्टैंड प्रोविजंस या फिर सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग apparatus प्रोविजन या एयरलाइन रेस्पिरेटर प्रोविजंस या फिर गैस मास्क की प्रोविजन, ये अलग अलग रेस्पिरेटर की जो पीपीज है वो आपको यूज करना चाहिए। उसके अलावा जो हजार्ड्स नॉर्मली कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं वो होता है नॉइस, क्योंकि अगर आप हेवी मशीनरीज यूज करते होंगे, जैसे कि आपके यहाँ पे अगर एक्सकैवेटर यूज होता है, ड्रिलिंग मशीनरीज यूज होती है, या फिर यहाँ पे हॉइस्ट यूज होती है, क्रेन्स यूज होती है, बुलडोजर्स यूज होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे मशीनरीज है या टूल्स है या इक्विपमेंट्स है जो नॉइज जनरेट करते हैं, और कुछ जगह यहाँ पे वाइब्रेशंस भी जनरेट होता है। तो ये नॉइज और वाइब्रेशन ये एक हजार्ड है जो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है।